दोस्तों सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जासूस रमन और उसका सहायक सुजॉय की एक बेहतरीन जासूसी कहानी। ये कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कलकत्ता, दिसंबर 1993। रात का समय, कोहरा घना था। एल्बर्ट रोड की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स भी धुंध में खोई हुई थी। कहीं दूर ट्राम की घंटियां गूंज रही थी और पास ही गली के मोड़ पर कुछ कुत्तों की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। रमन खिड़की के पास बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और सुजॉय टाइपराइटर पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। कमरे में एक पुराना रेडियो बज रहा था जिसमें किशोर कुमार की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। रमन ने चाय की प्याली नीचे रखी और रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से इंस्पेक्टर घोषाल की आवाज आई। अब हेलो रमन बाबू। आवाज सधी हुई थी लेकिन गंभीर थी। इस तरफ से रमन ने कहा, जी घोषाल बाबू, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर घोषाल बोले, अब रमन बाबू, थिएटर छाया में मर्डर हुआ है। लाइव शो के दौरान मालविका रॉय मारी गई। रमन कुछ क्षणों के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, हम आते हैं। उसके बाद रमन और सुजॉय थिएटर छाया के लिए निकल गए। थिएटर छाया कलकत्ता के सबसे पुराने थिएटर्स में से एक था। 1940 में बना और 90 के दशक में भी उस पर पुरानी दुनिया की छाप थी। जब रमन और सुजॉय वहां पहुंचे, थिएटर के बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस बैरिकेड्स लगाए जा चुके थे। रमन ने पूछा, अब ये मर्डर शो के दौरान हुआ? इंस्पेक्टर घोषाल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, दूसरा सीन चल रहा था। विक्रम दत्त ने एक नकली रिवॉल्वर से गोली चलाई लेकिन वो असली निकली। मालविका को सीने में गोली लगी और मंच पर ही उसकी जान चली गई। रमन मंच पर पहुंचा। वहां खून के धब्बे अभी भी चमक रहे थे और रिवॉल्वर एक मेज पर पड़ा था। रमन ने पूछा, अब क्या कोई दूसरा हथियार मिला? इंस्पेक्टर घोषाल बोले, नहीं, लेकिन बैक स्टेज में किसी ने देखा था कि रिवॉल्वर दोपहर में बदला गया। रमन ने पूछा, और विक्रम? इंस्पेक्टर घोषाल बोले, हाँ, वो यही है लेकिन सदमे में है। रमन विक्रम के पास गया और उसने विक्रम से कहा, विक्रम, क्या शो से पहले तुमने रिवॉल्वर चेक नहीं किया था? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, हर शो की तरह ये नकली रिवॉल्वर थी साहब। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं मालविका को मारना क्यों चाहूंगा? रमन ने विक्रम से पूछा, अच्छा, उसके साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे थे? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, कुछ महीने पहले हम काफी नजदीक थे, फिर उसने मुझसे दूरी बना ली साहब। वो कहती थी कि वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं उसे मारूंगा तो नहीं साहब। रमन जानता था कि इंसान झूठ बोल सकता है पर उसकी आंखें नहीं। विक्रम की आंखों में सिर्फ डर था लेकिन चालाकी नहीं। वो झूठ नहीं बोल रहा था। तब तक सुजॉय ने मालविका के ड्रेसिंग रूम की तलाशी ली। वहां एक टूटी अलमारी में एक लिफाफा मिला, पीला, धुंधला और तह किया हुआ। उसके अंदर एक पत्र था जिस पर लिखा था, अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तेरे सारे राज खोल दूंगी। चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूं। और उसके आखिर में नाम का इनिशियल लिखा था, लेटर एम। सुजॉय ने रमन से कहा, अब लगता है ये मर्डर सिर्फ मंच का सीन नहीं था, ये कोई सोची समझी साजिश थी। रात के 12 बज चुके थे। रमन ने तेज लहजे में पूछा, ये रंजीत बोस कहाँ है? इंस्पेक्टर घोषाल ने इशारा किया।
एक कोने में एक मोटा पसीने से लथपथ आदमी बैठा था। उसकी आंखों में डर कम था और गुस्सा ज्यादा था। रमन उसके पास गया और उसने उससे पूछा, क्या आप ही इस थिएटर के मालिक हैं? हाँ, रंजीत बोला। मालविका मेरी ही कंपनी में स्टार थी और अब सब खत्म हो गया। रमन ने पूछा, क्या उसने कोई बीमा कराया था? रंजीत चौंका। अब क्या मतलब है आपका? रमन ने कहा, हमारे सुनने में आया है कि छाया थिएटर के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और मालविका की मौत के बाद आपको इंश्योरेंस से अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। क्या ये बात सही है? ये बात सुनकर रंजीत की आंखें सिकुड़ गई। वो बोला, अब तो आप मुझे हत्यारा समझ रहे हैं। रमन ने कहा, देखिए, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं और जवाबों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं असली कातिल तक पहुंच सकूं। क्या आप नहीं चाहते रंजीत बाबू कि असली कातिल पकड़ा जाए? इसी बीच सुजॉय ने मंच के पीछे के कमरे में एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल बरामद की। वो बोतल दिखाते हुए उसने रमन से कहा, इस बोतल में गन ऑयल की गंध आ रही है। कोई इस बोतल से रिवॉल्वर की सफाई कर रहा था, लेकिन ये बैक स्टेज में सफाई सामग्री में नहीं मिलती। रमन बोला, तो किसी ने जानबूझकर असली हथियार को साफ किया ताकि वो नकली लगे। सुजॉय बोला, एक और बात है, बगल में एक खाली दस्ताने का पैकेट पड़ा है। रमन मुस्कुराया, चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। रमन और सुजॉय अब मालविका के घर पहुंचे। बालीगंज की एक पुरानी कोठी जहां वो अकेले ही किराए पर रहती थी। मालविका का कमरा एकदम साफ सुथरा और अच्छी तरह से व्यवस्थित था। किताबें, म्यूजिक रिकॉर्ड्स और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में थे मालविका, रंजीत बोस और एक तीसरा व्यक्ति, एक अजनबी। सुजॉय ने पूछा, अब ये कौन हो सकता है? रमन ने उससे कहा, इस आदमी के बारे में पता करो सुजॉय, और देखो यहां कोई पुरानी डायरी मिले तो। सुजॉय और रमन ने कमरे की अच्छे से तलाशी ली और एक ड्रेसिंग टेबल की दराज में एक काली डायरी मिली। उसमें लिखा था, विक्रम को आज मुझसे डर नहीं लगता क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन रंजीत, वो एक बार फिर से वही कर रहा है जो उसने आज से 12 साल पहले किया था। मैं इस बारे में किसी को जरूर बताऊंगी। सुजॉय ने पूछा, आज से 12 साल पहले यानी 1981? 1981 को क्या हुआ होगा? रमन बोला, अब तो ये जानना ही पड़ेगा कि 1981 को हुआ क्या था। हो सकता है कि वहीं से कहानी की असली शुरुआत हो। उसके बाद रमन और सुजॉय छाया थिएटर से बाहर निकले। अपने घर लौटते समय रमन और सुजॉय अपने दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था, घना कोहरा और धीमी बारिश भी होने लगी थी। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। रमन झुका और गोली पास की दीवार पर जाकर लगी। नीचे झुको, सुजॉय चिल्लाया और रमन को खींच लिया। काले कपड़ों में एक परछाई बिजली के खंभे के नीचे से भागी। रमन ने दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन वो काली परछाई मोड़ पर कहीं गायब हो चुकी थी। रमन धीमे से बोला, कोई है जो नहीं चाहता कि हम मालविका के अतीत तक पहुंचे। सुजॉय बोला, आप पर हमला हुआ, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं सर। अगली सुबह एक टेलीग्राम आया और वो टेलीग्राम भेजा गया था मालविका की एक पुरानी दोस्त अनन्या मुखर्जी की ओर से, जो अब दिल्ली में रहती थी। उस टेलीग्राम में लिखा था, मालविका मुझे 1981 की घटना बताने वाली थी, कृपया मुझसे मिलें। रमन ने निर्णय लिया, लगता है सच्चाई के धागे कलकत्ता से दिल्ली तक जुड़े हैं। हमें अनन्या मुखर्जी से मिलने दिल्ली जाना होगा सुजॉय। 17 दिसंबर 1993, कोहरे से भरी एक सुबह, रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 9।
रमन ने सुजॉय को टिकट थमाते हुए कहा, कलकत्ता मेल से हम कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे सुजॉय। सुजॉय ने रमन से कहा, आप पर हमला हुआ और आप ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो मौत से डर जाए सुजॉय, वो जासूस कैसा। सुजॉय ने झुंझलाकर कहा, कम से कम कोट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहन लेते। रमन ने धीरे से कहा, अब सच जानने के लिए अगर जान भी दांव पर लगानी पड़े तो सौदा बुरा नहीं है सुजॉय। सुबह 11:15 बजे तक रमन और सुजॉय दिल्ली के करोल बाग पहुंचे और वहां से सीधा अनन्या मुखर्जी के घर। अनन्या मुखर्जी करीब 50 की उम्र की एक औरत थी। चेहरे पर गहराई थी। वो शांत थी, जैसे कुछ बहुत समय से उसने अपने सीने में दबा कर रखा हो। रमन ने अनन्या से पूछा, क्या आपको मालविका के बारे में कुछ बताना है? अनन्या ने खिड़की की ओर देखा और बोली, मालविका मेरी सबसे पुरानी दोस्त थी। हम दोनों 1981 में दार्जिलिंग में एक थिएटर कैंप में थे। उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने मालविका को बदल कर रख दिया। रमन ने पूछा, क्या हुआ उस साल? अनन्या बोली, एक रात एक सीनियर अभिनेता जिसका नाम था अशोक मेहरा, उसने मालविका पर बुरी नजर डाली। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। सुजॉय बीच में बोल पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? अनन्या बोली, मालविका ने खुद को बचाया, लेकिन वो डर गई थी। वो बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। पर उसी हफ्ते अशोक की मौत हो गई। एक हादसे में वो मर गया, ऐसा कहा गया। पर मालविका को हमेशा यकीन था कि उसे किसी ने मारा है। रमन ने पूछा, किसी ने मतलब? अनन्या बोली, हाँ, उसे और किसी ने नहीं बल्कि रंजीत बोस ने मारा। अनन्या ने डायरी का एक पन्ना दिखाया जो मालविका ने उसे भेजा था, जिसमें लिखा था, उस पन्ने में लिखा था, रंजीत ने कहा था तेरा अपमान मेरा अपमान है। और फिर इसके कुछ ही दिनों में अशोक मारा गया। लेकिन अब रंजीत बोस मुझे भी धमका रहा है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। अगर मैंने मुंह खोला तो अगली मौत मेरी होगी। रमन ने डायरी को धीरे धीरे बंद किया। अनन्या आगे बोली, तो असल में मालविका को मरवाया गया है, इसलिए नहीं कि वो स्टार थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 1981 की सच्चाई बाहर लाना चाहती थी। और अगर 1981 की सच्चाई बाहर आती तो उसमें ये भी सच उजागर हो जाता कि अशोक मेहरा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था और रंजीत बोस ने उसे मारा था। उसके बाद रमन और सुजॉय अनन्या के घर से वापस आ गए और उन्होंने कलकत्ता के लिए वापस ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन की खिड़की से बाहर कोहरा गहरा होता जा रहा था। रमन और सुजॉय अपनी सीटों पर चुप बैठे थे। सुजॉय बोला, अगर ये सच है तो रंजीत बोस ने 2 मर्डर कराए, एक 1981 में और एक अब। रमन ने कहा, और अगर उसने वो दोनों कत्ल खुद से नहीं किए तो कम से कम दोनों मर्डर्स में उसकी मौजूदगी जरूर रही होगी। अब हमें एक ठोस सबूत चाहिए सुजॉय। रमन ने अपने कोट की जेब से एक फाइल निकाली जिसमें लिखा था, ब्यूरो ऑफ इंश्योरेंस, क्लेम रिक्वेस्ट, मालविका रॉय। रंजीत बोस ने मर्डर के 2 दिन बाद ही बीमा की रकम का क्लेम फाइल कर दिया था। सुजॉय बोला, इतनी जल्दी क्लेम? यानी उसे पहले से पता था कि मालविका मरेगी। रात के 2:30 बजे ट्रेन अब बर्दवान स्टेशन के पास थी। डिब्बे में ज्यादातर यात्री सो रहे थे। रमन और सुजॉय भी झपकी ले रहे थे। तभी डिब्बे की खिड़की का कांच टूटा। एक छोटी सी गोल चीज अंदर आई और कुछ ही सेकंड्स में कंपार्टमेंट में धुआं फैलने लगा। रमन चिल्लाया, ये गैस बम है, बाहर निकलिए सर। सुजॉय ने उसे खींचा, लेकिन तभी रमन की नाक से खून टपकने लगा।
गैस में कोई जहरीला तत्व था। रमन गिर पड़ा। सुजॉय ने साहस दिखाया और दरवाजा खोलकर इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन रुकी। रमन बेहोश था पर जिंदा था। अगले दिन कोलकाता के एक छोटे निजी अस्पताल में रमन को होश आया। सुजॉय पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। सुजॉय रमन से बोला, बच गए आप, लेकिन अब ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। अब ये लड़ाई न्याय की है और आपकी जान की। रमन ने धीरे से कहा, इस बार जो हमला हुआ वो एक चेतावनी थी। अगली बार शायद सीधे मौत होगी। फिर रमन ने दीवार की ओर देखा और कहा, अब वक्त है खेल को खत्म करने का। हमें ये खेल खत्म करना होगा सुजॉय। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां साजिशें गहराती हैं और पर्दे के पीछे से कोई रमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। 20 दिसंबर 1981 रमन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर केस की अगली कड़ी में कूदने को तैयार था। सुबह की रोशनी खिड़की के शीशे से छनकर कमरे में आ रही थी। रमन अब ठीक था, पर उसकी आंखों में अजीब ठहराव था, जैसे मौत को बहुत करीब से देखने वाला इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही। सुजॉय ने अस्पताल की रिपोर्टें समेटते हुए कहा, गैस में क्लोरोथायरीन मिला था। इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम सिर्फ थिएटर के मर्डर केस में नहीं, बल्कि एक असली जाल में फंस चुके हैं। रमन ने धीमे से कहा, कातिल हमसे एक कदम आगे है सुजॉय, पर अब समय है उसे पीछे धकेलने का। दफ्तर लौटते ही रमन ने अपने पुराने परिचित पत्रकार मनोहर दास को बुलाया। उसने मनोहर से कहा, मनोहर, क्या तुम मुझे 1981 के अशोक मेहरा एक्सीडेंट की प्रेस रिपोर्ट दिखा सकते हो? मनोहर बोला, अरे वाह, तुमने तो इतिहास खोदना शुरू कर दिया। मुझे बस 2 दिन दो, मैं लाइब्रेरी से ढूंढ कर ले आऊंगा। रमन ने आगे कहा, और अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा होगा। मनोहर ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। इतना कहकर मनोहर वहां से चला गया और कुछ घंटों बाद एक पुरानी फाइल लेकर लौटा। उसमें लिखा था, अशोक मेहरा की मौत कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुई, लेकिन कुछ आई विटनेस का कहना है कि गाड़ी के नीचे तेल फैला हुआ था, मानो जैसे किसी ने जानबूझकर सड़क में तेल फैलाया हो, फिसलन पैदा करने के लिए। रमन ने कहा, रंजीत बोस 1981 में उस कैंप का मैनेजर था और अब उसी की नजरों के सामने 2 मौतें हो चुकी हैं और जिनकी मौतें हुई हैं वो उसी कैंप का हिस्सा थे। बस इसी बीच सुजॉय को थिएटर के एक पुराने कर्मचारी गोपाल से एक कॉल आया। गोपाल बोला, साहब, मैंने एक चीज बचा कर रखी थी। मालविका मैडम अपने ड्रेसिंग रूम में कभी कभी टेप रिकॉर्डर चलाती थी साहब, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये टेप किसी भरोसेमंद को दे देना। अब तक छुपा कर रखा था साहब, अब आप ही वो सही आदमी हो। सुजॉय छाया थिएटर में गया और गोपाल से मिलकर वो कैसेट ले आया। जब उस कैसेट को चलाया गया तो उसमें मालविका की आवाज थी और उसके शब्द कुछ ऐसे थे, अगर रंजीत मुझे मारने की सोचेगा तो ये रिकॉर्डिंग उसका भांडा फोड़कर उसका कफन बनेगी। वो सोचता है कि मैं डरती हूँ, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। 1981 की वो रात जब उसने अशोक मेहरा को खत्म करने की योजना बनाई थी, तब भी मैंने उसकी योजना को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। बस ये सुनकर रमन की आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर घोषाल को जैसे ही उस टेप के बारे में पता चला तो वो भागा भागा रमन के दफ्तर में आ धमका। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो रमन से बोला, तो ये कैसेट आपके पास है? रमन ने पैनी नजर से इंस्पेक्टर घोषाल को देखा और कहा,
अभी तक तो मेरे पास ही है घोषाल बाबू। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर घोषाल थोड़ा सक पका सा गया और बोला, अब वो क्योंकि अगर किसी को इसकी भनक लगी। बस उसी वक्त रमन ने टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया और उसमें लगी हुई कैसेट बज उठी। उसमें इंस्पेक्टर घोषाल की आवाज थी, जिसे मालविका ने मरने से पहले कभी छुप कर रिकॉर्ड किया था, जब इंस्पेक्टर घोषाल किसी के साथ कुछ षड्यंत्र रच रहा था। और उसके शब्द कुछ यूं थे, देखो, अगर अशोक मेहरा की हत्या के बारे में किसी को खबर लगी तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम मेरी जेब गर्म करना मत भूलना। और सबसे पहले तुम उस शख्स को मार डालो जो तुम्हारे राज जानता है। बाकी कौन सा आरोप किस पर लगाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अपना भांडा फूटता देखकर इंस्पेक्टर घोषाल रमन के ऊपर चिल्लाया, अब ये क्या बकवास है रमन, यह मेरी आवाज नहीं है। फिर वो थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, अब अगर ये टेप यहां से बाहर गया रमन, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर घोषाल वहां से चला गया। सुजॉय ने दंग होकर रमन की ओर देखा और बोला, ओह, इसका मतलब ये घोषाल भी मिला हुआ है। रमन ने कहा, हाँ, और अंदर से ही केस को सड़ा रहा था। अब ये लड़ाई सीधी नहीं, पूरी कानून व्यवस्था के खिलाफ है। रमन ने उस रात कैसेट की एक कॉपी तैयार की और असली कैसेट को पुराने दोस्त वकील अमरनाथ साहा को सौंप दिया और उससे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए अमर, तो ये कैसेट कोर्ट में पहुंचा देना। अमरनाथ ने सिर हिलाया, अब तुम अकेले नहीं हो रमन, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। रात 2 बजे रमन और सुजॉय अपने दफ्तर में ही थे। तभी खिड़की से एक पत्थर आया, साथ में एक चिट्ठी लिपटी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, वो कैसेट वापस करो, वरना अगली बार निशाना चूकने वाला नहीं होगा। और उसमें नाम का इनिशियल लिखा था, लेटर आर। रमन ने चिट्ठी को फोल्ड किया, मेज पर रखी सिगरेट जलाई और खिड़की की ओर देखा और मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, तो खेल अब शुरू हुआ है दोस्त। रमन और सुजॉय ने अगली सुबह थाने में इंस्पेक्टर घोषाल को निलंबन आदेश के साथ गिरफ्तार करवाया। कमिश्नर बनर्जी खुद आए और बोले, रमन बाबू, आपने ये अच्छा काम किया। आपने पुलिस महकमे का कचरा बाहर निकाल दिया है। अब बताइए आपका अगला कदम क्या होने वाला है। रमन बोला, कमिश्नर साहब, अब रंजीत से आमना सामना करना है, पर सीधे नहीं। हमें ऐसा करना होगा कि वो खुद हमारे पास आए। रमन ने एक अखबार में फर्जी खबर छपवाई। खबर कुछ ऐसी थी, मालविका की मौत से जुड़े एक टेप में रंजीत बोस का नाम, पुलिस के पास आया नया सबूत। और जैसे ही ये खबर अखबार में छपी, शाम को रंजीत बोस ने खुद पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजीत बोस बोला, यह सब झूठ है, मालविका मेरी दोस्त थी, यह सब अफवाह है। मैं इस झूठी खबर छापने वाले अखबार के ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। रमन पीछे भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था और बोला, अब मछली जाल में फंसी। उसी रात रमन अपने घर के बाहर निकला ही था कि एक काली एम्बेसडर कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरकर रमन के पास आए और रमन से बोले, सर, हम सीआईडी से हैं, आपको ऊपर बुलवाया गया है। रमन को शक हुआ। उसने कहा, अच्छा, कहां से ऑर्डर आया है? वो आदमी बोले, कमिश्नर बनर्जी से। रमन ने कुछ सोचा, फिर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। पर 5 मिनट बाद ही गाड़ी किसी सुनसान गोदाम की ओर मुड़ गई। रमन ने कहा, अब ये रास्ता थाने का नहीं है, कहां लेकर जा रहे हो मुझे? रमन ने कार का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पकड़ा, तभी पीछे एक आदमी ने उसके सिर पर कोई भारी सी चीज दे मारी। रमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर वो बेहोश होकर कार की सीट में ही गिर गया। सुजॉय को जैसे ही पता चला कि रमन घर पर नहीं है और कुछ लोग सीआईडी के नाम से उसके पास आए थे,
और जब सुजॉय को पता चला कि सीआईडी से रमन के लिए कोई बुलावा नहीं आया था तो सुजॉय तुरंत हरकत में आया। थाने में जांच के बाद उसे एक छोटी सी सूचना मिली। एक लोकल ने सुजॉय को बताया कि उसने रमन को गोलाबाड़ी के एक बंद गोदाम की ओर जाते हुए देखा था। सुजॉय ने खुद को हथियार से लैस किया और अकेले ही निकल गया रमन को वापस लाने। गोलाबाड़ी के उस बंद गोदाम में रमन को जब होश आया तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और वहीं पास ही खड़ा था विक्रम डे। रमन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, तुम तो मालविका के साथ उस तस्वीर में वो अजनबी आदमी तुम थे? वो आदमी बोला, बिल्कुल, और मालविका मेरी मंगेतर थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया उस रंजीत के लिए। रमन ने कहा, ओह, तो इसीलिए तुमने मालविका को मार डाला? विक्रम ने हंसते हुए कहा, नहीं रमन बाबू, मैंने नहीं मारा, पर मैं जानता हूं कि उसे किसने मारा है और वो आदमी अब आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। रमन बोला, अच्छा, और तुम उसके लिए काम करते हो? वो आदमी बोला, सही पहचाना। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया रंजीत बोस। रंजीत बोस ने रमन के पास आकर कहा, तुम बहुत दूर तक आ गए हो रमन, बहुत लोगों के चेहरे बेनकाब किए और अब खुद के लिए भी कुछ वक्त निकाल लो, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। रमन शांत था। फिर कुछ पल रुककर उसने रंजीत से पूछा, अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब तो दे दो, तुमने मालविका को मारा क्यों? रंजीत बोस बोला, क्योंकि उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया था और अगर वो 1981 की बात बता देती तो मेरा सब कुछ चला जाता, इसलिए मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। वो चुप हो गई और थोड़ी देर में तुम भी चुप हो जाओगे रमन। अपनी बात खत्म करके रंजीत ने अपने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाली, लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा टूटा। सुजॉय ने भीतर घुसते ही अपनी पिस्तौल से फायर किया। एक गोली विक्रम की बाह पर लगी और दूसरी गोली रंजीत के हाथ में लगी और उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। तभी सुजॉय चिल्लाया, हिलने की कोशिश मत करना, दोनों हाथ ऊपर करो। रमन हंसते हुए बोला, क्या हीरो वाली एंट्री मारी है तुमने सुजॉय, एकदम सही टाइम पर आए हो। रंजीत और विक्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद कोर्ट में पेशी के दौरान मालविका की रिकॉर्डिंग, कैसेट की सच्चाई और इंस्पेक्टर घोषाल की गवाही के बाद रंजीत बोस और विक्रम डे को आजीवन कारावास की सजा हुई। कमिश्नर बनर्जी ने प्रेस को बताया कि ये केस बताता है कि कोई कितना भी बड़ा शातिर बदमाश क्यों ना हो, सच सामने आता ही है और उसके लिए हमें रमन जैसे जासूस की जरूरत है। रमन और सुजॉय कोर्ट के बाहर खड़े थे। सुजॉय ने कहा, चलो ये केस तो खत्म हुआ, अब छुट्टी पर चलें। रमन ने पाइप सुलगाया और एक लंबा कश मारकर धुआं छोड़ते हुए कहा, सुजॉय बाबू, मौत, झूठ और साजिशें ये कभी छुट्टी पर नहीं जाते, तो हम कैसे चले जाएं? दोस्तों, अगर जासूस रमन की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और जासूसी कहानियां हैं, एक बार उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और जासूस रमन की इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।